ससुराल में बहू की लगी क्लास। सरला अपनी बेटी अंजनी से कहती है, देख बेटी, तेरी शादी हो रही है और शादी के बाद तुझे अपने परिवार को अच्छे से संभालना है। ये तो तेरा पराया घर था, लेकिन जिस घर तू जा रही है वो तेरा अपना घर है। उस घर के सभी सदस्य तेरे अपने हैं, इसलिए तुझे अपनी घर गृहस्थी अच्छे से संभालनी है। माँ, एक तो आपने मेरी इतनी जल्दी शादी करवा दी और ऊपर से आप मुझे इतना बड़ा भाषण दे रही हैं। जरा एक बार मेरे बारे में तो सोचो, मैं कैसे रह पाऊंगी आपके बिना। बचपन से आपने मुझे संभाला है और अब अचानक से मुझे पराया कर दिया। अरे बेटी, एक ना एक दिन तो हर किसी को पराया होना होता है। ये कोई नई बात तो नहीं है, ये तो दुनिया का दस्तूर है। हर बेटी को ससुराल तो जाना ही पड़ता है। ऐसा कहकर सरला अपनी बेटी को उसके मायके विदा कर देती है। अंजनी रोते हुए अपने ससुराल चली जाती है, जहाँ उसे अपने घर की कमी बहुत खलती है और वो रोते हुए सुबह सुबह उठ जाती है और अपनी शादी के पहले दिन पर ही अपनी माँ को याद करने लगती है। आज मेरी शादी का पहला दिन है। मेरी माँ ने मुझे सब कुछ तो सिखा दिया था, लेकिन कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए। अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो ये लोग मुझे वापस मेरी माँ के पास भेज देंगे। मेरी माँ की बहुत बदनामी होगी। मुझे अपनी माँ का सर फक्र से ऊंचा करना है, ना कि उनका सर झुकाना है। इसलिए मैं अपने ससुराल वालों को पूरी कोशिश करूंगी कि वह मुझसे हमेशा खुश रहें। अंजनी सुबह के 4 बजे ही उठकर नहाने चली जाती है, जिसके बाद वो पूजा करने लगती है। अरे ये क्या, मुझे तो आरती भी नहीं आती। अब मैं क्या गाऊं? अंजनी को कुछ समझ नहीं आता, जिसके बाद वो किताब में पढ़कर आरती गाने की कोशिश करती है, जिसके चलते उसकी आवाज से घर के सभी लोग परेशान हो जाते हैं। ओहो, ये सुबह सुबह किसकी फटी हुई आवाज है जो बेकार में ही चिल्ला रही है। हे भगवान, अगर ये आवाज थोड़ी और देर मेरे कानों में आती रही तो मेरे तो कान फट जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ अंजनी का पति अचानक नींद से जाग जाता है। हे भगवान, इतनी सुबह सुबह कौन अपना गला फाड़ रहा है, और वो भी सुबह के 4 बजे। घर के सभी सदस्य नींद से उठकर मंदिर के पास आ जाते हैं, जहां वो सभी अंजनी को पूजा करते हुए देख कहते हैं, अरे बहू, बस कर, नहीं तो पूरा मोहल्ला जाग जाएगा। अंजनी, जब तुम्हें आरती गानी ही नहीं आती तो तुम क्यों गा रही हो? तुम्हें पता है सुबह के 4 बजे हैं और तुम इस समय पूजा कर रही हो। अरे बहू, जा अपने कमरे में जाकर सो जाओ। यह कोई पूजा पाठ का समय नहीं है। इतनी सुबह कौन पूजा करता है? सबको एक साथ बोलते हुए देख अंजनी परेशान हो जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आता। देखते ही देखते वो सभी अपने कमरे में चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अंजनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे ये क्या, मैंने तो सोचा था कि सुबह की पूजा करके घर के सभी सदस्यों को खुश कर दूंगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। कोई बात नहीं, मैं अपनी पहली रसोई में सबको खुश कर दूंगी। अंजनी रसोई में चली जाती है। रसोई में जाने के बाद वो रसोई के चारों तरफ देखती है। अरे यहाँ पर सूजी कहाँ रखी है और मुझे चीनी भी नहीं दिखाई दे रही। पहली बात तो यह है कि गैस कैसे ऑन होती है, मुझे तो गैस चलाना भी नहीं आता। अंजनी हलवा बनाने का सामान ढूंढते ढूंढते अचानक से आटे का डिब्बा गिरा देती है, जिसकी आवाज बहुत तेज आती है और निर्मला तुरंत रसोई में पहुंच जाती है। अरे बहू, क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है? कोई परेशानी तो नहीं है? अब क्या बताएं माँ जी, हम तो यहाँ आप सभी के लिए एक प्यारा सा हलवा बनाने आए थे, लेकिन जरा देखिए तो सही, आटे का डब्बा अचानक से मेरे ऊपर गिर गया। ओहो बहू, तुझे किसने कहा कि तू सुबह सुबह उठकर सबके लिए हलवा बना? अरे ये तेरा ससुराल है, ससुराल, और ऊपर से ये तेरा पहला दिन है। आज तो तू आराम कर ले। माँ जी, मैं तो कोशिश कर रही थी कि मैं सभी को खुश कर सकूं, लेकिन यहाँ तो उल्टा आटा ही मेरे ऊपर गिर गया। अब मैं क्या करूं माँ जी? निर्मला उसके सामने दोनों हाथ जोड़कर कहती है। अरे बहू, तू कुछ मत कर, तू जा अपने कमरे में आराम कर। वैसे भी तू शादी के चक्कर में बहुत ज्यादा थक चुकी है, और ज्यादा कुछ करेगी तो तुझ में कमजोरी आ जाएगी। ऐसा कहकर निर्मला वहां से चली जाती है, जिसके बाद अंजनी अपने कमरे में जाती है। लगता है राजीव जी सो रहे हैं। उनके उठने से पहले मैं उनके कपड़ों पर थोड़ी सी प्रेस कर देती हूँ। अंजनी प्रेस निकालकर राजीव के कपड़ों पर प्रेस करने लगती है। तभी अचानक से उसके फोन पर फोन आता है और वो अपनी माँ से फोन पर बात करने लगती है और चलती हुई प्रेस को राजीव के कपड़े पर ही छोड़ देती है। माँ, चिंता करने की कोई बात नहीं है, यहाँ सब कुछ ठीक है और मैं अपनी सभी जिम्मेदारियों को संभालने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। आप चिंता मत करिए, मैं अपने ससुराल वालों के लिए आज्ञाकारी बहू बनकर ही रहूंगी। बातों बातों में अंजनी प्रेस के बारे में भूल जाती है। तभी उसे जलने की बदबू आती है, जिसके बाद वो कपड़े की तरफ देखती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैंने तो बातों बातों के चक्कर में प्रेस पर ध्यान ही नहीं दिया। ओहो, ये शर्ट तो जल गई। अब मैं क्या करूं?
तभी राजीव नींद से जाग जाता है और जली हुई बदबू सूंघकर अंजनी के पास आता है, जिसके बाद वो उससे कहता है, अरे ये क्या, तुमने तो मेरी सबसे फेवरेट वाली शर्ट ही जला दी। तुम्हें किसने कहा था कि तुम मेरी शर्ट पर प्रेस करो? राजीव अंजनी के ऊपर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिसके बाद अंजनी अचानक से रोने लगती है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तो बस आपको खुश करना चाहती थी, इसलिए आपकी शर्ट पर प्रेस कर रही थी। मुझे नहीं पता था कि मेरी गलती के चक्कर में ये शर्ट जल जाएगी। अंजनी को रोता हुआ देख राजीव उसे चुप कराता है और उससे कहता है, अरे अरे तुम रो क्यों रही हो? अरे तुम रोना बंद करो। तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ऐसी शर्ट दूसरी खरीद ले आऊंगा, लेकिन तुम रोना बंद करो और चुप हो जाओ। तभी वहां पर निर्मला और प्रमोद भी आ जाते हैं। अरे बहू, क्या हो गया? तू इतना क्यों रो रही है? कहीं राजीव ने तुझसे कुछ कहा तो नहीं? क्यों रे राजीव, तूने कुछ कहा है क्या बहू से? राजीव अपनी माँ को सब कुछ बताता है, जिसके बाद निर्मला कहती है, ओहो राजीव, तूने तो बहू के पहले दिन ही उसकी क्लास ले ली। और तूने ही नहीं बल्कि हम लोगों ने मिलकर बहू के पहले दिन पर उसकी क्लास लगा दी। वो तो बेचारी हमें खुश करने के लिए अपनी पूरी मेहनत कर रही थी। माँ जी, मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि ससुराल जाने के बाद सभी लोग तुम्हारे अपने हैं और सबको खुश करना तुम्हारा धर्म है। मैं अपना धर्म और कर्तव्य दोनों ही निभाना चाह रही थी, इसलिए सभी चीजें टाइम से करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं असफल रही। अरे बहू, तू चिंता मत कर, अब से मैं तेरी क्लास लूंगी। क्लास मतलब मैं तुझे घर गृहस्थी के सभी काम सिखाऊंगी और तुझे एकदम आज्ञाकारी बहू बनाऊंगी। आखिर तू मेरी बहू नहीं, बेटी है। फिर क्या था, उस दिन के बाद से अंजनी के उसके ससुराल में क्लास लगनी शुरू हो जाती है और उसकी क्लास उसकी सास लेती है और रोज उसे कुछ न कुछ नया सिखाती है, जिसके चलते अंजनी एक दिन घर के सभी काम सीख जाती है और अपनी सास ससुर और अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। चंट जेठानी शरीफ देवरानी। यूं तो शर्मा जी का जॉइंट परिवार अपनी आदर्शवादी सोच के लिए पूरे सारंगपुर गांव में जाना जाता था। परिवार के मुखिया शुभ शर्मा थे। परिवार में उनकी पत्नी कादम्बरी, 2 बेटे पुनीत, दर्श, बेटी निम्मी और पुनीत की पत्नी जूली थी। अरे जूली, बहू जल्दी से मेरी चाय तो दे दो। लाई ससुर जी। जूली भाभी, मुझे भी जल्दी से नाश्ता दे दो, कॉलेज के लिए देरी हो रही है। हाँ बस 2 मिनट निम्मी। जूली, मेरा बटुआ कहाँ है? जल्दी से ढूंढ कर दे दो, दफ्तर के लिए देरी हो रही है। भाभी प्लीज मेरी पहले शर्ट इस्त्री कर दो, मुझे भैया से पहले ऑफिस पहुंचना है। बहू बेचारी सोच में पड़ जाती है कि पहले किसका काम निपटाए और सर पकड़कर सोफे पर बैठ जाती है। तभी कादम्बरी कहती है, अरे क्या हुआ जूली बहू, तू ठीक तो है? कुछ भी नहीं माँ जी, यहाँ किसी को चाय चाहिए, किसी को नाश्ता। अरे मैं बहू हूँ, रजनीकांत का बनाया चिट्टी बाबू नहीं, जो फट से सब कुछ कर दूं। मुझसे अब और अकेले नहीं होगा। मगर बहू, इसका हल क्या है? सासू माँ, हल ये है कि आप देवर जी की शादी करा दीजिए। 2 बहू होंगी तो मिल बांटकर मिनटों में काम हो जाएगा। सास को बहू की बात जच जाती है, जिसके बाद वह बहू तलाशने में जुट जाते हैं और शर्मा परिवार की तलाश सिया नाम की सुंदर सी लड़की पर खत्म होती है और पूरे गाजे बाजे के साथ सिया बहू बनकर ससुराल आ जाती है। सिया बहू, अपने शुभ कदमों से इस कलश को बिखेर कर भीतर आओ। जी माँ जी। बहू, अब तक इस घर को तेरी जेठानी ने संभाला था, मगर अब छोटी बहू होने के नाते तुझे उसका बराबर हाथ बटाना होगा। जी माँ जी। अगली सुबह सिया जल्दी उठकर सारा काम खत्म करके खाना बनाती है। तभी उसकी जेठानी बड़ी हड़बड़ाहट के साथ रसोई में पांव रखती है। आज उठने में इतनी देरी हो गई, पता नहीं इतने कम समय में नाश्ता कैसे बनाऊंगी। आपको जहमत करने की कोई जरूरत नहीं है जेठानी जी, क्योंकि मैंने नाश्ता बना दिया है। अरे वाह, इसने तो सफाई से लेकर रसोई दोनों संभाल लिया, मगर ये बात मैं जताऊंगी नहीं। क्या हुआ जेठानी जी, कहाँ खो गई? देवरानी जी, मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं जो खो जाऊं। और दूसरी बात, नई बहू होने के नाते पहली रसोई तो तुम्हें ही पकानी थी, मगर आज के बाद खाना तुम ही बनाओगी। ये मेरा नहीं बल्कि माँ जी का हुक्म है। माँ जी का कहा मैं कैसे टाल सकती हूँ जेठानी जी। बेचारी शरीफ देवरानी अपनी चट चालाक जेठानी की चाल समझ नहीं पाती और रोजाना रसोई में खुद ही खाना पकाती। ये देखकर कादम्बरी एक दिन जूली से कहती है, क्या बात है जूली बहू, मैं देख रही हूँ पिछले 15 दिन से तेरी देवरानी दिन भर अकेले ही सारे घर में नाचती रहती है
और तू एक तिनका भी नहीं उकसाती। ये सुनकर चंट जेठानी के चेहरे पर डर की चपत जकड़ जाती है और वह मन में कहती है, कहीं सासू माँ को मुझ पर शक तो नहीं हो गया। अरे क्या हुआ जूली बहू, सांप सूंघ गया क्या? नहीं नहीं माँ जी, वो क्या है ना कि मेरी प्यारी देवरानी को अपने कामों में किसी की दखलंदाजी पसंद नहीं, इसलिए सिया ने मुझे काम से छुट्टी दे दी है। मगर गुजरते दिनों के साथ देवरानी सभी की चहेती बन जाती है। वाह भाभी, क्या स्वादिष्ट खाना बनाया है, पेट भर गया मगर मन है कि भरता ही नहीं। सच सिया, तुम्हारे हाथों के खाने में संजीव कपूर जैसा स्वाद है। 90 तुले मिर्च मसालों के साथ जायकेदार खाना बनाती हो तुम। शुक्रिया जेठ जी। सच छोटी बहू, जब से रसोई की बागडोर तेरे हाथों में आई है, मुझे हाजमे की गोली नहीं खानी पड़ती। ससुराल वालों के मुंह से अपनी देवरानी की वाहवाही सुनकर जेठानी भीतर ही भीतर जल भुनकर कहती है, जरा देखो तो इन दगाबाज ससुराल वालों को, सालों से मेरे हाथों का खाना खाते रहे, तब तो सभी के मुंह पर ताला पड़ा हुआ था, जैसे मैं तो इन्हें जहर खिलाती थी। कुछ तो करना पड़ेगा। फिर उसी शाम, अरे जूली बहू जरा सुन तो। जी माँ जी, कहिए। देखना, तेरे देवर ने सुबह ही मुझे भाजी तरकारी लाने के पैसे दिए थे, मगर मेरे दिमाग से निकल गया। जा जाकर अपनी देवरानी को गट्टे की सब्जी बनाने को बोल दे, और हाँ, उसे कह देना कि नमक मिर्च हमेशा की तरह नपा तो ला ही रखेगी। आपका हुक्म सर आंखों पर सासू माँ। चालाक जेठानी मन ही मन साजिश बुनते हुए रसोई घर में दस्तक देती है। देवरानी जी, वो सासू माँ ने कहा है कि रात के खाने में गट्टे की सब्जी बनाना, और हाँ, सब्जी तीखी और चटपटी बनाना, माँ जी ने कहा है। मगर जेठानी जी, माँ जी तो हमेशा कम मिर्च मसाले की ही सब्जी पसंद करती हैं। फिर सिया, शायद माँ जी के मुंह का स्वाद बिगड़ गया हो, तभी तो उन्हें तीखी सब्जी का चटकारा लगाने का चस्का चढ़ा है। कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि तुम्हारी जेठानी झूठ बोल रही है? ऐसा कुछ नहीं है जेठानी जी, मुझे आप पर भरोसा है। इसके बाद देवरानी खाना बनाकर अपने ससुराल वालों के पास आती है, जिसे देखकर चालाक जेठानी मन में कहती है, जैसे ही सासू माँ इस तीखी सब्जी का चटकारा लगाएंगी तो ज्वालामुखी के जैसे फूट पड़ेंगी। आप सभी खाना शुरू कर सकते हैं। 1 मिनट बाद, अरे मोरी मैया मर गई रे। क्या हुआ माँ जी? क्यों री कल मुही, महीनों भर के मिर्च मसाले बरनीस गट्टे की सब्जी में ही स्वाहा कर दी क्या? मगर माँ जी, आपने ही तो जेठानी जी से तीखी सब्जी बनाने को बोला था। देवरानी जी, मैंने कब कहा? कुछ भी कहानियां मत बनाओ। भरे ससुराल वालों के सामने जेठानी को झूठ बोलता देख शरीफ देवरानी सब समझ जाती है। अच्छा, तो ये सब जेठानी जी का किया धरा है। शायद ये मेरी शराफत को मेरी बेवकूफी समझ रही हैं। अगर ये खिलाड़ी हैं तो मैं भी कोई अनाड़ी नहीं, इनकी चालाकी का मुंह तोड़ जवाब दे सकती हूँ। अगले दिन, अरे सिया बहू, सुन तो जरा। जी ससुर जी। वो मेरा खाकी रंग का कुर्ता गंदा हो गया है, जूली बहू कपड़े धो रही है, उसे दे देना, धो देगी। मिल गया मौका अपनी चंट जेठानी को सबक सिखाने का। सिया अपने ससुर के कुर्ते को अपने कबर्ड में रख देती है और रात होने पर दबे पांव छत पर जाकर कपड़ों के बीच सुखा देती है। अगली सुबह, अरे सुन बहू, जरा अपनी जेठानी से मेरा कल वाला कुर्ता लिया। जी लाई ससुर जी। जैसे ही ससुर कपड़ों पर जमी गंदगी देखता है तो जूली को बुलाहट लगाता है, जिसके साथ सारा घर उठकर हॉल में आ जाता है। क्या हुआ पापा जी, आप गुस्से में लाल पीले क्यों हुए बैठे हैं? क्यों बड़ी बहू, तेरे हाथों में जान नहीं क्या? ये किस तरीके से कुर्ता धोया है जो गंदगी जैसी की तैसी बनी हुई है? मगर ससुर जी, मैंने तो ये कुर्ता धोया ही नहीं। मगर जेठानी जी, मैंने तो आपको कहा था कि ससुर जी का कुर्ता सबसे पहले धोना, फिर भी आपने काम चोरी करने के चक्कर में कुर्ते को ऐसे ही सुखा दिया ताकि किसी को शक ना हो। मगर, अरे ये अगर मगर बंद कर, समझी ना, निकम्मी निठल्ली कहीं की, इसी दिन के लिए देवरानी चाहिए थी। क्यों जूली, ऐसी वाहियात हरकत करते तुम्हें शर्म नहीं आई? शायद तुम्हें सिया से सीखने की जरूरत है कि ससुराल कैसे संभालते हैं। ससुराल वालों के ताने सुनकर जेठानी के दिल में बसी अपनी देवरानी के लिए जलन जुबान पर आ जाती है। सिया सिया सिया, जिसे देखो मेरी देवरानी की गाथा लिए बैठा है। जब से इस देवरानी ने इस घर में दस्तक दी है, बड़ी बहू को तो सबने जैसे बिसार ही दिया है।
इस गरीब घर से आई 2 कौड़ी की देवरानी और आप सभी जरूरत से ज्यादा ही जान छिड़कते हैं इस गंवार गरीब पर। इसलिए मुझे ससुराल वालों के सामने शर्मिंदा करने के लिए आप हमेशा मेरे बने कामों को बिगाड़ती थी, कभी खाने को खराब करके, कभी साफ सुथरे घर में कूड़ा बिखेर कर। झूठ बोल रही है ये, आप इसके शरीफ चेहरे पर मत जाइए। बस कर बहू, तूने खुद अपने मुंह से अपना कच्चा चिट्ठा कबूल कर लिया। क्रोध, जलन और बैर इंसान की बुद्धि को खा जाता है, तेरी तरह। आखिर में ससुराल वालों के सामने चालाक जेठानी की पोल पट्टी खोल जाती है। उस घड़ी जेठानी की जुबान पर पछतावे की चपत पड़ी हुई थी। कड़वा कथन है, मगर झूठ चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो, सच्चाई का एक शब्द भी उस पर भारी पड़ जाता है। 3 काली बहू की जादुई मुल्तानी मिट्टी। सोनगढ़ गांव में रहने वाली त्रिवेणी की 3 बहुएं थीं। तीनों बहुओं का रंग बेहद ही काला था, जिस कारण त्रिवेणी उन्हें देखकर कुड़कुड़ाती रहती थी। कमाल है, सवेरे के 10 बज गए, जाने ये शन्नो चाय बना रही है या बीरबल की खिचड़ी। अरियो शन्नो रानी, चाय मिलेगी या आज मुझ पुड़िया का दिन सूखे सूखे ही बिसरेगा। त्रिवेणी ऐसा कह ही रही थी कि उसकी बहू काजल चाय का कप बढ़ाती हुई बोलती है, ये लीजिए माँ जी चाय। अपनी काली बहू को देखते ही त्रिवेणी बेबाक सा मुंह बनाकर बोलती है, बेड़ा गर्क हो इस बेरन बला का, सवेरे सवेरे अपना काला थोबड़ा लेकर चली आई। अब तो पूरा दिन घनघोर ग्रहण में बदल जाएगा। मैंने शन्नो को बुलाया था। माँ जी, शन्नो ने सवेरे फोन पर बताया था कि आज वो नहीं आएगी। मैंने भी एकदम नापे तुले हाथ से चाय बनाई है, जैसी आपको पसंद है। अरे इतने भी बुरे दिन नहीं आ गए मेरे, जो मैं तुझ काली कमली के हाथ से बनी चाय पीऊं। जाने तुम तीनों कलमोहीन के बाप ने ऐसी कौन सी घुट्टी पिलाई मेरे पति को, जो उन्होंने मेरे चांद से बेटों की तुम काली स्याह से शादी कर दी। न सर से पांव तक कोयले की खान, ऊपर से चितका बरा चेहरा। अरे शक्ल अकल कहीं से भी तुम तीनों मेरे बेटों से मेल नहीं खाती। इतना सब कुछ सुनकर काजल की आंखों से आंसू छलक जाता है और वो बिलखती हुई रसोई घर में चली जाती है। जाके किसी कोने को पकड़ कर रो। क्या हुआ काजल, तुम रो क्यों रही हो? क्या बताऊं सावरी जीजी, फिर से सासू माँ के ताने बाने सुनकर आ रही हूँ। शांत हो जाओ काजल, हमारे चेहरे का पक्का रंग हमारे शादीशुदा जीवन के लिए जख्म बन गया है, जिसे माँ जी के कड़वे बोल आए दिन कुरीदने का काम करते हैं। अभी तीनों बहुएं बातें ही कर रही थीं कि अचानक से सांवरी के कमरे से अनिल की आवाज आती है। अरे सांवरी, कहाँ मर गई, जल्दी आ। जी हम रसोई संभालती हैं, तुम जाओ, जेठ जी उखड़ी हुई लग रहे हैं। सांवरी डरी सहमी हुई कमरे में बाहर आकर बोलती है, क्या हुआ अनिल, आप कुछ ढूंढ रहे हैं क्या? आ गई कल मुही, चेहरे की काली कानों में भी जम गई है क्या? तेरे पिछले 5 मिनट से गला फाड़ रहा हूँ, जल्दी से मेरी नीली शर्ट खोज कर दे। सांवरी कप कपाते हुए हाथ से शर्ट खोजती है। कुछ देर बाद, अनिल, पूरी अलमारी छानबीन कर ली, आपकी शर्ट इसमें नहीं है। तेरे इस काले रंग ने पूरे कमरे को अंधेर नगरी में बदल रखा है। ऐसे में यही होगा, जाने कौन से कर्म किए थे जो तुझ जैसी काली बैरन मेरी बीवी बन गई। ये पहली दफा न था जब सांवरी को अनिल से ऐसा सुनना पड़ रहा था। इतना कुछ सुनाकर अनिल दफ्तर के लिए निकल जाता है और सांवरी अपनी सिसकियों को मन के भीतर समेट लेती है। समय गुजरता है, एक दिन की बात है। कहाँ हो मेरी काली बहुओं? जी माँ जी, आपने बुलाया? हाँ, वो क्या है ना, कई घंटों से मैंने अपनी काली बहुओं की शक्ल नहीं देखी थी ना, इसीलिए बस अपने काले कानों के पर्दे खोलकर सुनो। ये पकड़ो पैसे और बाजार जाकर मेरे लिए फल और बनाने के लिए भाजी तरकारी ले आओ। और हाँ, खबरदार जो इस बार बैंगन लिए तो जैसा खुद का रंग है वैसी ही काली सब्जियां उठा लाती हो। हरी सब्जियां लाना। जी माँ जी। तीनों बहुएं झोला लिए बाजार आकर फल और सब्जियां खरीद लेती हैं। तभी लौटते वक्त बाजार के शुरुआती छोर में एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति मुल्तानी मिट्टी बेचते हुए बोलता है, जादुई मुल्तानी मिट्टी की माया, बदल दे काली छाया। जादुई मुल्तानी मिट्टी की माया, बदल दे काली काया। ये सुनकर तीनों काली बहुएं वहाँ आती हैं। काका, अभी आपने जो कहा वो सच है या महज एक मिथ्या? खरा सच है बेटी, जो भी इस जादुई मुल्तानी मिट्टी को अपने चेहरे पर लगाता है वो सुंदर हो जाता है। क्या सचमुच ही जादुई मुल्तानी मिट्टी है? कितना मोल है इसका? बेटी, जो मन चाहे दे दो। ये सुनकर तीनों बहुएं कुछ पैसे देकर मुल्तानी मिट्टी खरीद लेती हैं। तभी जाते वक्त मन को कहता है, सुनो बेटी, इस मुल्तानी मिट्टी को नित्य दिन लगाना, इसे तुम्हारे काले चेहरे की काया पलट होने लगेगी। मगर इसे किसी गलत हाथों में न पड़ने देना, वरना ये हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। तीनों बहुएं उस जादुई मुल्तानी मिट्टी को लेकर घर चली आती हैं।
और देर रात तीनों काली बहुएं जादुई मुल्तानी मिट्टी को अपने चेहरे और हाथ पांव पर लगाकर उसके सूखने की बाट जोहती हैं। कुछ देर बाद वो आईने में खुद का खिला हुआ चेहरा देखकर दंग रह जाती हैं। अरे ये तो कमाल हो गया, हम तीनों के चेहरे सचमुच में एकदम से चमक दमक उठे। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा कि हम सचमुच में इतनी गोरी और सुंदर हो चुकी हैं। हाँ, उस काका का कथन सच निकला। इस जादुई मुल्तानी मिट्टी की बदौलत हम काली बहुओं का चेहरा बेहतर हो गया है। अगली सुबह तीनों बहुएं सज संवर कर अपनी सास के पास चाय लेकर आती हैं। ये लीजिए माँ जी चाय। अरे ये तुम्हारी अंधेर नगरी की काया कैसे बदल गई? कौन सा रूप मंत्र आजमाया है तीनों ने, ये बताओ जरा। वो माँ जी, दरअसल ये जादुई माँ जी जिज्जी जिन्न का जादू कहने की कोशिश कर रही है। वो क्या है कि हम तीनों घरेलू नुस्खे इस्तेमाल कर रहे थे, ये उसी का असर है। ऐसा बोलकर कामिनी जादुई मुल्तानी मिट्टी की बात को बदल देती है। समय गुजरता है। हर एक रात तीनों बहुएं जादुई मुल्तानी मिट्टी लगाया करती, जिससे उनका चेहरा एकदम शीशे के समान बदल चुका था। ये देखकर त्रिवेणी को अंदर ही अंदर अपनी तीनों बहुओं की सुंदर चेहरे से ईर्ष्या होने लगी। जाने ये तीनों बैरन बहू ऐसी भी कौन सा घरेलू नुस्खा आजमा रही हैं कि इनका चेहरा दिन पर दिन गुलाब की तरह खिलता जा रहा है और इनका काला रंग तो एकदम मैदे की तरह उजला हो गया है। कैसा रहेगा अगर इन तीनों के सुंदर चांद से चेहरे पर दाग बन जाए। उस सांझ जब तीनों बहुएं खाना बनाकर टेबल पर लगाती हैं, तब त्रिवेणी उनके बनाए खाने में जानबूझकर कमी निकालते हुए बोलती है, थू, अरे ये भी कोई खाना है? विधवासी दाल हल्दी का दूर दूर तक अता पता नहीं, और तो और ये अधपके चावल और रोटियों की तो दशा ही निराली है, कहीं से जले कहीं से पके। मगर माँ जी, हम तीनों ने तो एकदम रोजाना की तरह खाना बनाया है। हाँ माँ जी, हमने नपे तुले हाथों से तेल मसाला डाला है। तो तुम तीनों कहना चाहती हो कि मैं जानबूझकर कमी निकाल रही हूँ? ऐसा कहकर वो त्रिवेणी गर्मा गर्म दाल उनके चेहरे पर फेंक देती है, जिससे तीनों बहुएं छटपटाती हुई चीखती हैं। माँ, हमारा चेहरा। त्रिवेणी चालाकी से अपनी चाल को अंजाम देती है और कहती है, अब ये तीनों अपने जले चेहरे के दाग धब्बों को हटाने के लिए जो भी घरेलू नुस्खे इस्तेमाल करेंगी उसका पता मुझे चल जाएगा। तीनों बहुएं रोती बिलखती हुई देर रात जादुई मुल्तानी मिट्टी की पोटली को खोलकर उसका लेप बनाकर अपने चेहरे पर लगाती हैं। खिड़की पर खड़ी त्रिवेणी ये सब देख लेती है। इसका मतलब इस जादुई मुल्तानी मिट्टी ने इन काली कपटी के मुखमंडल को बदला है। उस रात तीनों बहुएं के सो जाने के बाद त्रिवेणी उस मुल्तानी मिट्टी का लेप बनाकर अपने चेहरे पर लगाकर बोलती है, अब ये जादुई मुल्तानी मिट्टी मेरे रूप को स्वर्ग की मेन का मेना बदले तो कहना, फिर मेरी तीनों बहुओं मेरे आगे पानी भरेंगी। कुछ देर बाद जब त्रिवेणी अपने चेहरे से उस मुल्तानी मिट्टी को हटाती है तो उसका चेहरा एकदम काला बेरंग बन चुका था। ये मेरा चेहरा, ये क्या बला है? आवाज सुनकर तीनों बहुएं त्रिवेणी के पास आती हैं। माँ जी, आपके चेहरे पर ये क्या हो गया? बहू, मैंने तुम तीनों से ज्यादा सुंदर होने की होड़ में वो जादुई मुल्तानी मिट्टी लगाई थी, मगर सब बिगड़ गया, कुछ करो। माँ जी शांत हो जाइए। ए जादुई मुल्तानी मिट्टी, माँ जी को माफ कर दो। अचानक त्रिवेणी का रूप पहले जैसा हो जाता है, जिसके साथ मुल्तानी जादुई मिट्टी हमेशा के लिए गायब हो जाती है। माँ जी चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो चुका है। बहू, तुम तीनों मुझे माफ कर दो। आज मेरे अकल के पर्दे खुल चुके हैं। इंसानों की पहचान उसके तन की सुंदरता के आधार पर नहीं, बल्कि मन की सुंदरता से होती है। इस तरह अंत में सास बहू के बीच सदा के लिए सम्मति स्थापित हो जाती है और वो एक ही छत के नीचे हंसी खुशी रहने लगती हैं।